बुधवार को युवती के भाई व मां अपने मुंह पर ताला लगाकर डीजीपी हरियाणा के दफ्तर के आगे धरना देने लगे ताकि हरियाणा पुलिस कोई कार्रवाई करे। अजय ने अपनी 2 छोटी बेटियों सहित इंसाफ या फिर इच्छा मृत्यु की मांग भी की। उन्होंने कहा कि अपनी बहन को इंसाफ ना दिलाने के पश्चाताप में वो अब जीने का हक खो चुके हैं। या तो पुलिस इंसाफ करे या फिर मरने दे। वो तो अब बेजुबान हो चुके हैं। इससे पहले भी भाई अजय ने सीएम हरियाणा, राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा, डीजीपी हरियाणा और ग्रीफ काउंसलर रेणु माथुर को ट्वीट कर गुहार लगाई थी। 5 महीने पहले गुड़गांव में संदिग्ध हालत में हुई थी चंडीगढ़ की युवती की मौत। पुलिस आत्महत्या बता रही थी तो परिवार वालों का आरोप था कि दुष्कर्म के बाद की गई हत्या। मीडिया में मामला कितना उजागर हुआ और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों ने उसके लिए कितनी आवाज उठाई, पीड़ित को इंसाफ उसी पर निर्भर करता है। 5 महीने पहले चंडीगढ़ की एडवोकेट की मौत आए दिन नया रहस्य बनाती जा रही है। आपको बता दें कि परिवार की माने तो गुड़गांव में बेटी का रेप के बाद मर्डर किया गया, जबकि पुलिस इसे आत्महत्या के नजरिए से ही देख रही है। हालांकि हरियाणा के पुलिस प्रमुख इस मामले में पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए खुद को और महकमे को तत्पर बताते हैं। दूसरी ओर मृतका के भाई ने कई ऐसे संकेत दिए हैं जिससे पुलिस की थ्योरी पर भी सवाल उठ रहे हैं। इन संकेतों से साफ होता नजर आ रहा है कि परिवार का रेप के बाद मर्डर का आरोप है। परिवार का रेप के बाद मर्डर का जो आरोप है वो कहीं ना कहीं सही है। अगर ऐसा नहीं है तो पुलिस उनकी बातों का, उनके सवालों का खुलकर जवाब क्यों नहीं देती है। युवती का भाई प्रधानमंत्री को भी शिकायत दर्ज करवा चुका है। इसके अलावा बता दें कि शुक्रवार को सीएम हरियाणा, राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा, डीजीपी हरियाणा और ग्रीफ काउंसलर रेणु माथुर को ट्वीट कर गुहार भी लगाई है। पहले भी परिवार मेमोरेंडम देकर डीजीपी से न्याय के लिए गुहार लगा चुका है। युवती के भाई ने बताया कि उनका परिवार इस केस में न्याय और सही जांच चाहता है। अगर ये पुलिस से संभव नहीं होता है तो पूरे केस की निष्पक्ष जांच सीबीआई करेगी। उन्होंने बताया कि 16 नवंबर को उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग को शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके अलावा हरियाणा के गृह मंत्रालय में भी शिकायत दी गई, लेकिन अभी तक किसी ने इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया है। ये काफी दुखद है। उसने बताया कि 2 दिसंबर को परिवार डीजीपी से मेमोरेंडम भेजकर मिले थे, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया था कि 3 या 4 दिन में आपकी फाइल क्राइम ब्रांच को भेज दी जाएगी, लेकिन इतने दिन बीतने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने पूछा उस आश्वासन का क्या हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का झूठा नारा क्यों दिया गया। इस मामले को लेकर जब डीजीपी हरियाणा मनोज यादव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पुलिस की जांच में अभी तक रेप और मर्डर का कोई एविडेंस निकलकर सामने ही नहीं आया है। दूसरी ओर पोस्टमार्टम पर डॉक्टर ने अभी सिर्फ इतना ही कहा है कि युवती की गर्दन पर लिकेचर मार्क हैं, लेकिन मौत किन कारणों से हुई है इसके लिए विसारा की फाइल रिपोर्ट का अभी भी इंतजार है। उन्होंने आगे कहा कि हम उस युवती और उसके परिजनों को इंसाफ दिलाने के लिए कमिटेड हैं। अब इस मामले की जांच के लिए क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है। डीजीपी ने आगे कहा कि कुछ मामलों में आरोपी जल्दी हाथ आ जाते हैं, पर इस मामले में कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिसकी वजह से हम आरोपियों तक नहीं पहुंच पाए हैं। बाकी मैं परिवार के इमोशंस को समझता हूं और खुद इस मामले पर नजर बनाए हुए हूं और वीकली रिव्यू भी कर रहा हूं। रेप की तरफ इशारा करते इन सवालों का भी जवाब आना जरूरी है। डीजीपी हरियाणा से बात करने के बाद हमने दोबारा युवती के भाई से बात की तो उसने बताया जिस दिन उसकी बहन मृत पाई गई उसके कुछ ही समय पहले उनसे बात हुई थी और वो बहुत खुश थी। वो कतई सुसाइडल मूड में नहीं लगी। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने खुद बोला था कि ये श्योर कट रेप के बाद मारपीट व मर्डर का मामला है। लड़की की इंटरनल जांघों पर भी इंजरी मार्क थे। पुलिस ने उस एरिया को सील नहीं किया। वहाँ कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट नहीं आया। आज तक बहन के बेड की चादर मेरे पास है जिसे मैंने धोया भी नहीं। हमारे बार बार कहने के बावजूद भी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को क्यों नहीं खंगाला। बहन का लैपटॉप पुलिस घर से आकर ले गई और आज तक उसकी रिसीविंग नहीं दी और ना ही ये खुलासा किया कि उसमें क्या है। कार्यवाही नहीं, इसलिए बढ़ रहे हैं महिला के प्रति अपराध। युवती के भाई के मुताबिक महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध का कारण ही उचित कार्यवाही ना होना है। हमें मूल में ही भूल को खत्म करना होगा, जिससे नारी का उपभोग की वस्तु समझने वाले ऐसा विचार सपने में भी ना लेकर आए। भारतीय सभ्यता ने नारी को ऊंचा दर्जा दिया, मगर ऐसी घटनाएं शर्मसार करने वाली हैं। महिलाएं समाज का अभिन्न
अंग हैं और उनका सम्मान और सुरक्षा हर सरकार, हर संगठन और हर व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए, मगर उसे ऐसा दूर तक नहीं नजर आता है। ये हमारी समाज और संस्कृति दोनों पर गहरा दाग है। इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। सरकार से सीधा सवाल। युवती के भाई ने कहा कि मैं बहुत सीधा सवाल सरकार से पूछना चाहता हूं कि मेरी 2 बेटियां हैं, मैं उनका क्या करूं? अगर इसी तरह गुनहगारों को संरक्षण मिलता रहा तो उनका भविष्य क्या होगा? शिक्षा विभाग से जुड़ा मैं सर्वज्ञ एडवोकेट का भाई बच्चों को क्या बताऊंगा कि देश के प्रधानमंत्री और देश का माहौल आयोग इंसाफ दिलाने में असमर्थ है, जबकि हमें बच्चों को सही शिक्षा और न्याय सत्य पर चलने का मार्ग दिखाना होता है। अब डबल बेंच में याचिका लगाए परिवार डीजीपी के दफ्तर पर धरना देगा भाई। हाईकोर्ट ने आरोपी के अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाई, पता नहीं क्यों। भाई ने बताया कि 7 अक्टूबर को उनके घर 4 लोग आए और कुछ पैसे लेकर समझौता करने के लिए कहने लगे। मैंने जब मना किया तो मुझे ये जवाब मिला कि देख बेटा, जिंदगी रहेगी तो केस चलेगा। इसके बाद मैंने चंडीगढ़ पुलिस को शिकायत दी, लेकिन आज तक उस मामले में कुछ नहीं हुआ। क्राइम ब्रांच ने क्या कदम उठाए? आरोपी सतपाल सोनी की जमानत हुई या कार्रवाई हुई? सर वैसे तो मैंने ताला लगा लिया है, मैं कोई बयान या कोई बात किसी से करने लायक ही नहीं बचा। पिछली बार डीजीपी साहब 2 दिसंबर की बात है और आज 23 दिसंबर हो गई। क्राइम ब्रांच को देने का वादा किया था, लेकिन इस पूरे मामले में 5 महीने ऊपर होने पर भी आज हम उसी स्थिति में हैं जिस दिन 10/8/2020 को हमारी बेटी इस दुनिया में आई। इसलिए इसके बाद सर हमारे पास बोलने को शब्द नहीं है। हमने ताले मुँह पे इसीलिए लगाए हैं कि इसके बाद हम कुछ बोलेंगे नहीं। न्याय कब तक दे पाएंगे? हम रोज़ यहाँ आके बैठेंगे। क्या बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका बलात्कार हो रहा है सर। हमारे परिवार का तो मैंने कहा था, पिछली बारी भी आके बोला, रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़े, एक प्रार्थी के रूप में हर वो काम किया, हर वो दरवाज़ा खड़काया जहाँ से हमें न्याय मिल सके। लेकिन क्या मानवता मर गई है? सिर्फ आज इलेक्शन चल रहे हैं सर, पंचकूला में हर जगह जब इलेक्शन होंगे सिर्फ वोटों की गेम बन के रह गई है। क्या सिर्फ वोट चाहिए लोगों को? कार्य कौन करेगा? सुरक्षा कौन करेगा? प्रशासन कहाँ है? पुलिस के दायित्व क्या है? क्या इस पूरे मामले में उत्तरदायिता तय की जाएगी कि ये मामला 5 महीने बाद भी आज यहाँ पर क्यों खड़ा है? रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर